आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास हिस्ट्री में अध्याय 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ओके, इससे पहले दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूं, तो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम क्या है लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, जो कि 2 नंबर वाले प्रश्नोत्तर रहते हैं। तो पहला है वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो आंसर आपको लिखना है वेद व्यास ने महाकाव्य नामक आपका महाभारत, यहाँ महाभारत हो जाएगा। ओके, महाभारत नामक महाकाव्य की रचना की थी। इस महाकाव्य का प्रारंभिक नाम जय था, मतलब महाभारत का पहले नाम क्या था? जय था। ओके, उपलब्ध महाभारत सतशास्त्री संहिता कहलाता है क्योंकि इसमें प्रारंभिक श्लोकों का संग्रह है। यह विश्व के साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। महाभारत को क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पितृवंशिता से आपका क्या तात्पर्य है? एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो वह परंपरा या वह वंश परंपरा जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र और प्रपौत्र आदि से चलती है, वो पितृवंशिता आपकी कहलाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मातृवंशिता से आपका क्या अभिप्राय है? एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो वह वंश परंपरा जो मातृपक्ष के अनुसार चलती है, मातृवंशिता कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहिर्विवाह क्या होता है? एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो गोत्र कुल के बाहर होने वाला विवाह बहिर्विवाह कहलाता था। ओके, नेक्स्ट है अंतर्विवाह प्रथा क्या होती है? एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है क्वेश्चन। तो अंतर्विवाह के अंतर्गत विवाह समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र कुल, एक जाति या फिर एक ही स्थान में रहने वाले लोगों के का हो सकता था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गोत्र शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? तो गोत्र शब्द का अर्थ होता है कुल, वंश और परिवार। दूसरे शब्दों में एक ही पूर्वज की संतान या उत्तराधिकारों को एक गोत्र के अंतर्गत रखा जाता है। प्रत्येक गोत्र का नामकरण किसी एक वैदिक संत के नाम पर होता है। उस गोत्र के प्रत्येक व्यक्ति को उसका क्या वंशज माना जाता है। ओके, इस प्रकार से आपके कंप्लीट हो जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, जो कि थोड़ा क्या है हमारे 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं। तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है? ओके, या क्यों कहा गया है? एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि महाभारत के एक गतिशील ग्रंथ के रूप में हुए विकास का वर्णन कीजिए। तो समझ लेते हैं कि महाभारत को क्या है गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। तो महाकाव्य महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि इसका विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। अब तो अनेक सदियों तक से इसके अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ कि महाभारत को गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। और जितने भी ग्रंथ हुए हैं वो एक बार लिख गए और समाप्त हो गए, एक बार पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन महाभारत की जो रचना है वो लगातार चलती ही जा रही है। ओके, उनका संस्करण होना जा रहा है। संस्करण यानी उसमें लगातार सुधार होते जा रहे हैं। ओके, बदलाव होते जा रहे हैं। ओके, और लगातार उसमें सुधार और बदलाव होते जाने के कारण उसे क्या है गतिशील ग्रंथ कहा गया है। ओके, तो वही यहाँ बताया जा रहा है क्योंकि इसका जो विकास है संस्कृत के पाठ के साथ समाप्त नहीं हो गया। अब तो अनेक शताब्दियों से इसकी अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे जाते रहे हैं। ये सब इनके रचनाकारों, अन्य लोगों और समुदायों के मध्य स्थापित हुए संवादों को दर्शाते थे। महाभारत के प्रमुख कथानक के अनेक पुनर्व्याख्याएं भी की गई हैं। महाभारत की पुनर्व्याख्याओं में मुख्य कथा वस्तु को बहुत ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आधुनिक काल की सुप्रसिद्ध समसामयिक बांग्ला में लिखित महाश्वेता देवी ने महाभारत का एक प्रसंग का रूपांतरण किया है जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध है। महाश्वेता देवी ने महाभारत की मुख्य कथा वस्तु के लिए अन्य विकल्प खोजे हैं और जनसाधारण का ध्यान उन प्रश्नों की ओर खींचा है। इन संस्कृत पाठ में कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है। इस संदर्भ में उनकी लघु कथा कुंती ओ निषादी भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महाभारत के अनेक प्रसंगों का दिग्दर्शन मूर्ति कला के माध्यम से भी किया गया है। इस महाभारत में नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की गई है। मैंने इसका जो आपका आंसर है कि महाभारत को गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, तो आंसर आपको इसमें लिखना है कि महाभारत को गतिशील ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या है संस्कृत की भाषा समाप्त होने के साथ साथ ये समाप्त नहीं हो गया इसका रचना। इसकी रचना लगातार चलती गई। अनेक रचनाकारों ने अपनी अपनी भाषा में, किसी ने बांग्ला में, किसी ने हिंदी में, किसी ने अंग्रेजी में, अपनी अपनी भाषाओं में क्या है इसका रचना करते गए हैं और इसके संस्करण लगातार आते गए हैं समय के साथ साथ। इसलिए इसे क्या है गतिशील ग्रंथ कहा गया। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओके, अभी तक इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आए नहीं है लेकिन बहुत हाई चांस है इसके आने के। ओके, इसलिए आपको इसे अच्छे से तैयार करके रखना है। धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के प्रकारों में से किन विवाहों को उत्तम माना जाता है? संक्षेप में लिखिए।
तो मनुस्मृति में दोस्तों आपको क्या है 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, 8 तरीके हैं विवाह के। ओके, जिसमें से जो 4 प्रकार के हैं वो अच्छे माने जाते हैं, 4 प्रकार के विवाह के तरीके जो क्या है बेकार माने जाते हैं। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ इसको। अब देखिए, तो चारों पहले तो सबसे पहले आपको क्या है धर्मशास्त्र या मनुस्मृति के अनुसार जो 8 प्रकार के विवाह हैं उनको अच्छे से याद रखना, उनके नाम याद होने चाहिए। अगर नाम याद कर लेते हैं तो उनके बारे में पढ़ लेंगे तो अपनी भाषा में लिखाएंगे। मेन तो आपको उनके क्या है 8 के 8 प्रकार के नाम याद होने चाहिए। ओके, तो डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको क्या ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप याद कर सकते हैं। ओके, तो 8 प्रकार के जो आपके विवाह उन्हें याद करने की आपकी ट्रिक आप लिख लीजिए, BD PA गा RP 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी ट्रिक हो जाती है बीड़ी। ओके, सिगरेट बीड़ी इस प्रकार का। तो बीड़ी पिएगा RP नाम का कोई लड़का है, RP नाम का कोई लड़का है, वो क्या है बीड़ी पिएगा। इस प्रकार से ये कोई ट्रिक है। ओके, तो इसको इस प्रकार से कैसे याद रख सकते हैं। ओके, तो आपका B से मतलब होता है ब्रह्म विवाह। ओके, B से आपका मतलब है आपका ब्रह्म विवाह। ओके, ब्रह्म विवाह। D से मतलब है आपका देव विवाह। P से आपका मतलब हो जाता है आपका प्रजापत्य विवाह। ओके, प्रजापत्य विवाह। फिर A से मतलब होता है आपका आर्ष विवाह। ओके, A से मतलब है आपका आर्ष विवाह। G से आपका मतलब होता है गंधर्व विवाह। G से मतलब क्या हो जाता है आपका गंधर्व विवाह। फिर A से मतलब होता है आपका यहाँ हो जाता है आपका A से मतलब है आपका असुर विवाह। ओके, R से मतलब हो जाता है आपका R से यहाँ मतलब होता है आपका राक्षस। ओके, असुर राक्षस विवाह। और P से मतलब होता है पिशाच विवाह। ओके, पिशाच। तो ये आपके दिए हैं 8 प्रकार के विवाह। तो याद कर लीजिएगा, BD PA RP, B से ब्रह्म विवाह, D से देव विवाह, P से आपका प्रजापत्य विवाह, A से आपका आर्ष विवाह, G से गंधर्व विवाह, A से हो जाएगा आपका असुर, P आपका R से राक्षस, P से आपका पिशाच। तो इस प्रकार से आपको 8 आपके नाम याद हो जाएंगे, BD PA RP। ओके, अब ये हो जाती है। अब इसमें से जो आपके आगे के 4 हैं, आपके ओके, कौन सा विवाह? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह। इन 4 विवाह को क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है। ये आपके विवाह क्या है? अच्छे हैं। ओके, अच्छा है। और जो आपके लास्ट के जो 4 हैं ओके, आपका गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, ये सब आपके क्या है आपके उत्तम नहीं माने जाते, अच्छे नहीं माने जाते। ओके, तो ये आपके बैड विवाह है। ओके, इस प्रकार से मैं लिख दिया है, तो इनको आपको याद रख लेना है। ओके, तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट। अब लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि हमें केवल उत्तम विवाह की बताने, तो उत्तम आपके 4 होते हैं, तो इनके आपको उनके बारे में बता देना। सबके अब अपनी आपको नाम तो याद हो गए हैं, सबके बारे में 1-1 लाइन 2-2 लाइन तैयार कर लीजिएगा, तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। समझ लेते हैं। इस प्रकार से आपको बताया गया कि धर्मशास्त्रों में 8 विवाह बताए गए, नाम लिखे हुए हैं और उनका वर्णन इस प्रकार से। उत्तम विवाह बताने तो पहले ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह क्या कहलाता है कि ब्रह्म विवाह को विवाह का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है। मनुस्मृति में इस विवाह के विषय में लिखा है कि कन्या का पिता सावधानी पूर्वक वेदक सचित्र और श्रुतिवान वर का चयन करके उसे अपने घर बुलाता है और अपनी पुत्री को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर कन्यादान के रूप में उसे प्रदान कर देता है। नेक्स्ट देव विवाह में क्या होता है कि देव विवाह का संदर्भ में मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि यज्ञ के समय यज्ञ को उचित प्रकार से कराने वाले पुरोहितों को अलंकारों से सुसज्जित करके जब पिता द्वारा कन्यादान में दी जाती है, तब इस प्रकार के विवाह को देव विवाह कहा जाता है। मतलब जिस ब्राह्मण से पूजा की जाती है उसी को क्या है दान कर दिया जाता है, क्योंकि अनुष्ठान यज्ञ देवताओं के लिए होता है, इसलिए इसे क्या है देव विवाह कहा जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्ष विवाह। तो आर्ष विवाह में क्या होता है कि इस विवाह में कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करने के बदले एक जोड़े बैल और गाय लेता है। यह विवाह पुरोहित या ऋषि के परिवारों में ही प्रचलित था। ओके, फिर प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में पिता यह कहकर कि तुम दोनों मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करोगे, अपनी पुत्री को वर के पूजा करके क्या सौंपता है। तो ये आपके 4 प्रकार के जो उत्तम विवाह है उनके बारे में एक लाइन दी हुई है, और 4 प्रकार जो निकृष्ट विवाह है उनके बारे में एक लाइन तैयार कर लीजिएगा, तो आपके 8 प्रकार के विवाह तैयार हो जाएंगे। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है कि प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष की किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, समझ लेते हैं इसे। तो मनुस्मृति के अनुसार पुरुष 7 तरीकों से विरासत, खोज या खरीद, विजय प्राप्त करके और निवेश कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट स्वीकार करके धन अर्जित कर सकता था। ये सब तरीके थे। और इसी प्रकार मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों के लिए भी संपत्ति अर्जन करने के 6 तरीके थे। पहला तरीका कि वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधु गमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा माता पिता और भाई द्वारा दी गई उपहार। इसके अतिरिक्त विवाह के बाद के काल में मिली भेंट तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार के दोनों प्रकार के प्राचीन काल में स्त्री को किस प्रकार से संपत्ति अर्जित कर सकती थी, पुरुष किस प्रकार से संपत्ति अर्जित कर सकता था, दोनों आपके दिए हुए, दोनों आपको पॉइंटों को तैयार कर लेना है। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे? चर्चा कीजिए। या अथवा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही क्या है शासक बन सकते थे? आपको पता है समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ओके, आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, आपका शूद्र और वैश्य, इन 4 वर्गों में से क्या है जो क्षत्रिय है वही क्या है शासक कर सकते थे, ये शास्त्रों के अनुसार है। ओके, तो क्या आप इस बात से कथन से सहमत है या असहमत है? साक्ष्यों के सहित आपको क्या अपने उत्तर बताना है। तो समझ लेते हैं। तो धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही क्या है शासक हो सकते हैं, परंतु ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इस परंपरा को नहीं माना गया है। ओके, लिखा क्या हुआ है धर्मशास्त्रों में कि क्षत्रिय ही शासक करेंगे, लेकिन ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जहां ये इससे पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि यह क्षत्रियों ने ही शासक किया है। ओके, और भी वंश और भी जो वर्ग के हैं लोग हैं उन्होंने भी शासक किया है। ओके, जैसे राजवंशों की उत्पत्ति या अन्य वर्णों से हुई है। मौर्य शासक संभवतः क्षत्रिय वर्ण से नहीं थे, ब्राह्मण ये ग्रंथों के अनुसार वे क्या निम्न कुल से आते थे। यद्यपि बौद्ध ग्रंथों के में उन्हें क्या क्षत्रिय माना गया। जो आपका मौर्य वंश के जो शासक हुए हैं, मतलब मौर्य वंश को क्या माना जाता था? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार क्षत्रिय मानते थे। ओके, लेकिन अन्य जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें क्या है मौर्य वंश को क्या है क्षत्रिय वंश नहीं माना गया, निम्न कुल का माना गया है। ओके, इसी प्रकार जो शुंग वंश और कर्ण वंश हुआ वो ब्राह्मण वंश थे। ओके, शुंग वंश की स्थापना क्या है पुष्यमित्र शुंग जो ने की थी, जो कि क्या ब्राह्मण था। ओके, तो शक शासकों का मलिच्छ माना जाता था। सातवाहन कुल के सबसे शक्तिशाली शासक गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी ने क्या है स्वयं को क्या है एक ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रिय के दर्प के हनन करने वाला बताया था। ओके, उसने क्या है जो गौतमी पुत्र सतकर्णी था सातवाहन कुल का प्रसिद्ध शासक, वो अपने आप को क्या ब्राह्मण बताता था। ओके, और उपरोक्त उदाहरणों से हम स्पष्ट होता है कि क्या है जो शासक होते हैं केवल क्षत्रिय वर्ण के नहीं होते हैं, बल्कि अन्य वर्णों के भी क्या है अन्य वर्णों के भी आते थे। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको समझा सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है आपके अध्याय 3 इसके चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए हैं, बताए हैं। सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर और भी जो आपको इंपॉर्टेंट लिखे, तो अपने तरफ से आप क्या है तैयारी करते जाइएगा। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।